हेलो एवरीवन। तो ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक में सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी थी जो कि एक्सोमेटिक थ्योरी थी। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़े थे। उसके बाद हमने बुल्स इनइक्वालिटी पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में सिर्फ ये टॉपिक्स थे, आज इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम इसमें काफ़ी टॉपिक्स मतलब पूरा ही कवर कर लेंगे। तो पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव रूल, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स एंड बेस थ्योरम। ओके, तो आईआईटी के सिलेबस में सिर्फ इतने टॉपिक्स थे। तो आधे हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, आधे हम आगे करेंगे। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इन जनरल वे में अगर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है। बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वर्ड हो गया, मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं तो हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा मीनिंग होता है कि हम सैम्पल स्पेस को चेंज करते हैं कैसे। तो से हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ओके, तो पी ए दैट वन इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। दैट मीन्स एन इज number of favorable cases in event A, total number of outcomes in S. S means sample space. So that one equal to n A intersection S divided by n S. That equal to P of A given S. So simply probability of A is probability of A given sample space. तो कोई भी probability होती है वो हम एक sample space को लेके देखते हैं, ठीक है। तो probability of A is probability of event A such that S has already occurred. In the same way अगर हम लिखते हैं P of A given B, तो यहाँ पे भी सिंपल बात है, जैसे ऊपर वाले में S था सैंपल स्पेस, तो यहाँ पे B सैंपल स्पेस हो गया। बेसिकली इवेंट A के होने से पहले B का होना कंपल्सरी है। जैसे P of A में था कि सैंपल स्पेस पहले आया होगा, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल रहे थे। तो P of A given B में क्या हो गया कि अपने पास B पहले हो चुका है, अब B के होने के बाद A इवेंट हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इन द सिमिलर वे P of A given B इक्वल टू n of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई n of B, और फिर मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड n ऑफ s से डिवाइड किया, तो दिस गिव्स p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय p ऑफ b। तो दिस वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a गिवन b। ओके, नाउ इस कंडीशन में हमने लिखा कि p ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? तो एक सिंपल वे में तो बोल रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में है तो इट कांट बी 0, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रॉपर रीजन है ये तो हो गया मैथमेटिकल, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्चुअल रीजन है वो ये है कि हमने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बताओ। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो कोई इवेंट पहले ही अकर हो चुकी है, तो दैट मीन्स वो पॉसिबल इवेंट है। तो पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। So this was all about conditional probability. Now coming to the next topic, that is multiplicative rule. ओके, सो जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा उसका यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव रूल में। तो से कि अपने पास दो इवेंट्स है ए एंड बी, ठीक है। तो दो इवेंट है, फिर इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो ए इंटरसेक्शन बी की। तो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा है? अभी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, ठीक है। ऐसे पी ऑफ बी गिवन ए क्या आएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए, ठीक है। तो उसका यूज करते हुए हम कैसे लिख सकते हैं? या तो पहले ए हुआ होगा या फिर बी। अब दो इवेंट्स में से पहले एक ही इवेंट हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हुई होंगी, ठीक है। तो पहले पी ऑफ ए हुआ डॉट पी ऑफ बी गिवन ए, या फिर पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी। तो इन दोनों में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की ए की वैल्यू हो सकती है एक टाइम पे, ओके। उसके बाद है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अपने पास ना कुछ इवेंट्स हैं A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट 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 AN, ठीक है। और ये पार्टीशन है S के, सैम्पल स्पेस का पार्टीशन है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि कोई भी अदर इवेंट है B, तो सिंपली जो इवेंट B है वो भी S से ही ली गई होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होती है, वो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कह रही है कि ये पार्टीशन था और कोई इवेंट B हमने ली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू समेशन ऑफ P of AI dot P of B given AI, ठीक है। दिस वन इक्वल टू समेशन ऑफ P of B इंटरसेक्शन AI। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसने लिखा P of B इक्वल टू समेशन ऑफ P of AI डॉट P of B given AI। तो सपोज अपने पास एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में बनाया नहीं है लेकिन बना सकते हैं हम।
एक वेन डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम A1 A2 डॉट डॉट मतलब एक पूरा जो हमने वेन डायग्राम बनाया, एक बॉक्स बनाया, स्क्वायर बनाया, उसको पार्टीशंस में कर दिया A1 A2 डॉट 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 AN में। ठीक है, अब कोई इवेंट B थी, अब ये इसका ही सबसेट होना है, तो उससे ये एक सबसेट, इसमें कुछ पार्ट A1 से भी आ सकता है, A2 से भी आ सकता है, डॉट 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 AN में से किसी से भी आ सकता है। तो बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले ए हुआ या फिर मतलब ए आई, किसी भी ए में से A1 A2 AN में से कोई भी ए हुआ होगा, उसके होने के बाद उस पार्ट में बी हुआ होगा, तो वही है दिस वन इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ ए आई डॉट पी ऑफ बी गिवन ए आई। तो दिस वन इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है, टॉपिक वो वी कैन से थ्योरम टाइप है। ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं कैसे भी, बिटवीन नेक्स्ट थ्योरम। तो ये क्या कहती है, अपने पास कोई दो इवेंट थी ए और बी। ठीक है, तो बी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी बी बार। तो अब कोई इवेंट ए बी और बी बार, तीन इवेंट डिफाइन कर दिए मैंने, तो ये तीनों इवेंट सबसेट होंगी एस के, एस इन सैम्पल स्पेस। तो ये बोलता है कि पी ऑफ ए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमेशा बिलोंग करेगी पी ऑफ ए गिवन बी कोमा पी ऑफ ए गिवन बी बार, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो पी ऑफ ए बिलोंग टू पी ऑफ ए गिवन बी कोमा पी ऑफ ए गिवन बी बार। अब उसके बाद मैंने और करके लिखा पी ऑफ ए बिलोंग टू पी ऑफ ए गिवन बी बार कोमा पी ऑफ ए गिवन बी। तो हमें नहीं पता पी ऑफ ए बाई बी बड़ा होगा या फिर पी ऑफ ए बाई बी बार बड़ा होगा, तो इसलिए रेंज हम फ्लिप कर सकते हैं कि ये वाली रेंज भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही होगी। ओके, तो बिटवीनेस थ्योरम क्या कह रही थी, पी ऑफ ए बिलोंग टू पी ऑफ ए गिवन बी कोमा पी ऑफ ए गिवन पी बार, इन दो प्रोबेबिलिटीज के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। सो आफ्टर दिस अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स, कि कौन सी इवेंट इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो अपने पास कोई दो इवेंट थी ए एंड बी, तो पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू ए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ ए। दिस इज सेम की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी बतानी है ए की सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। if this probability is equal to probability of A, now probability of A is what, probability of A equal to probability of A given sample space. Now if probability of A given B equal to probability of A given sample space, तो इसका मतलब B हुआ हो नहीं हुआ हो इससे उसको इंडिपेंडेंट होगी वो। ठीक है, या फिर probability of B given A equal to P of B। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है P of A intersection B equal to P of A dot P of B। ठीक है, अब ये कब अप्लीकेबल होती है, this is applicable if and only if A and B are independent. So what this is the probability of A given B equal to P of A dot P of B if and only A and B are independent. ठीक है, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करती है, जब दोनों एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन दिस केस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि इंडिपेंडेंसी कैसे हो सकती है, कि अपने पास यहाँ पे तो मैंने ऊपर डिफाइन किया कि दो इवेंट थी। ठीक है, अब इंडिपेंडेंसी दो वे में चेक होती है, म्यूचुअली या फिर पेयर वाइज। म्यूचुअली मतलब जितने भी पेयर्स बनेंगे या फिर जितने भी म्यूचुअल कंडीशंस बनती है उन सब के लिए चेक करना। पेयर वाइज मीन्स पेयर वाइज, पेयर में क्या होते हैं, दो ही थिंग होती है। ठीक है, तो इस टाइप की म्यूचुअली या फिर पेयर वाइज चेक करने के लिए अपने पास कुछ इवेंट्स होती है A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट 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 A, गिवन दैट जो n होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ले लिया, तो 2 के लिए बस पेयर वाइज बनेगी, म्यूचुअली या फिर पेयर वाइज एक ही थिंग बन जाएगी। ठीक है, तो म्यूचुअली और पेयर वाइज के लिए अपने पास इवेंट्स थी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा इवेंट्स। तो पेयर वाइज में तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू P ऑफ A डॉट P ऑफ AJ फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, एक ही कंडीशन देखनी, कितने भी पेयर्स बन गए उन सब पेयर्स को चेक करना। उसके बाद म्यूचुअली है, तो म्यूचुअली में क्या हो गया कि अपने पास जितने भी कंडीशन बन सकते हैं, लाइक 2 2 के पेयर, फिर 3 3 के पेयर, 4 4 के पेयर, वो सारे पेयर चेक करने होते हैं। तो पहली कंडीशन मैंने लिखी P ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू P ऑफ AI डॉट P ऑफ AJ फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। सेकेंड कंडीशन लिखी 3 वाला पेयर, फिर थर्ड कंडीशन लिखेंगे 4 वाला, एंड सो ऑन, जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सब पेयर्स के लिए चेक करना होता है। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए काफ़ी पेयर्स बनेंगे, पेयर वाइज के लिए पेयर्स बनेंगे। उसके बाद मैंने नीचे नोट करके एक चीज़ लिखी है कि अपने पास दो इवेंट्स थी A एंड B। अगर अपने को गिवन है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो कोई भी दो इवेंट थी A एंड B, तो A के कोरस्पॉन्डिंग एक इवेंट बनेगी A बार, A कॉम्प्लीमेंट, एक B के कोरस्पॉन्डिंग बनेगी B बार। अब ये 4 इवेंट्स हो गई A कोमा B कोमा A बार कोमा B बार। ठीक है, तो इनके कितने पेयर बनेंगे, A B का एक पेयर बनेगा, A बार B का बनेगा, A B बार का बनेगा, A बार B बार का बनेगा।
तो इनमें से अगर कोई भी एक पेयर इंडिपेंडेंट है तो दिस थिंग इज कि सारे बाकी 3 पेयर जो बचे हैं वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन दीज आर इंडिपेंडेंट, लेकिन इसको जनरल वे में देखेंगे तो इनमें से कोई भी एक पेयर इंडिपेंडेंट, दिस केस ऑल 3 अदर आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अब अपने पास आता है लास्ट टॉपिक, वो है बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम को ही हम बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। बेसिकली सारी प्रोबेबिलिटीज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो बेस थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए आता है। तो वो क्या यूज होता है, तो अपने पास दो प्रोबेबिलिटीज, मतलब दो इवेंट्स थी ए एंड बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। दिस इंप्लाइज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी। ओके, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिखा लाइक दिस थिंग। तो यहाँ से भी हमने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लिया, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की दो वैल्यूज आ गई, एक ऊपर यहाँ पे पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी, और एक नीचे वाले में पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी गिवन ए। तो यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करता हूँ, तो पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी गिवन बी गिवन ए इक्वल टू पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी। तो यहाँ से पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ बी गिवन ए इंटू पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। ठीक है, ये आ गया, तो इसको ही हम बेस थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ ए गिवन बी होगी, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ बी गिवन ए को बोलते हैं लाइकलीहुड। पी ऑफ ए को बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, और पी ऑफ बी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बेस थ्योरम यही थी। अब हम इसको अगर जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है कि अपने पास कुछ इवेंट्स थी E1 डॉट डॉट E2 डॉट 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 EN। ठीक है, जो इनिशियली डिसजॉइंट है, बेसिकली उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अपने पास कोई एक आर्बिट्रेरी इवेंट ले ली ए, सच दैट वो इवेंट ए है वो इनका सबसेट है। ठीक है, तो पी ऑफ ई आई गिवन ए इक्वल टू पी ऑफ ई आई डॉट पी ऑफ ए गिवन ई आई, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो दिस थिंग इज बेस थ्योरम। अब देखो, मैंने इसको बोला कि ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे है, तो जनरल फॉर्म में जैसे मैंने इसको लिखा है पी ऑफ ई आई गिवन ए, दैट मीन्स कोई इवेंट ए हुई है, ए होने के बाद हमें पूछा है कि वो ई आई से हुई है। ठीक है, बेसिकली जो ए इवेंट थी वो सबसेट था किसका, यूनियन ऑफ ई आईज का। ठीक है, तो ई आई इवेंट पहले से हो चुकी है अपने पास। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ए हो चुकी है, तो हमें बताना जो ई इवेंट हुई है वो ई आई से हुई है, मतलब किसी पर्टिकुलर ई से हुआ है वो। तो दिस वन इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो पहले अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया, अब फाइनल रिजल्ट से हम पीछे जा रहे हैं कि ये फाइनल रिजल्ट आया है ये इस वे से आया है, तो इसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, जो कहीं कहीं पे यूज हो जाता है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने। ठीक है, इससे अपने पास दो पॉइंट है एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो हम एक्स कोमा वाई मतलब एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो वो तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। तो अब स्पेशल काइंड मतलब इसमें कुछ कंडीशन होगी, तो जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि अगर जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वन माइनस ए वाई, ठीक है, एंड ए बिलोंग टू 0 to 1, देन दिस इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल होगी। अब हम इसको ग्राफिकल देखते हैं, तो ग्राफिकल वे में क्या होगा कि अपने पास एक्स कोमा वाई दो पॉइंट थे, जो मैंने इस लाइन पे डिनोट किए एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ ये लाइन खींच दी है पूरी। ठीक है, लाइन ड्रॉ की है, तो उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स डिनोट किए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब ए और बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाता हूँ, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस केस में जो जी है, ठीक है, वो जी कहाँ पे हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकता है बेसिकली। अब अगर मैं उस पर कंडीशन लगा देता हूँ, उसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तो जी इक्वल टू ए एक्स प्लस वन माइनस ए वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो जी है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट एक्स वाई के ऊपर ही लाई करेगा। लाइन एंड लाइन सेगमेंट पता होगा ना, लाइन तो क्या होती है जो पॉइंट्स होते हैं उनसे बाहर ही जा सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होती है सिर्फ उन दो पॉइंट्स के बीच में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले बिटवीननेस थ्योरम पढ़ी थी। ठीक
ठीक है। तो बिटवीनेस थ्योरम क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिलोंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पे पी ऑफ ए इक्वल टू जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार इक्वल टू वाई। तो इसको लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू अल्फा टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार, और अल्फा के ऊपर कंडीशन होगी अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन।